चलो बेटा हुआ करेंगे बेटा चैट सेक्शन में, हुआ करेंगे चैट सेक्शन में, क्योंकि बेटा अब बारी है पीरियोडिक टेबल की। फटाफट फटाफट बेटा चैप्टर खत्म करते हुए चलेंगे। रफ्तार बेटा पकड़ रहे हैं, रफ्तार पकड़ रहे हैं, आ जाओ। एटॉमिक स्ट्रक्चर तो वैसे यार बहुत बड़ा होता है तो उसमें तो समय लगता ही है, हाँ? जो बड़ा रहेगा उसमें थोड़ा समय लगेगा, पीरियोडिक टेबल छोटा है वो जल्दी हो जाएगा। चलिए ठीक है बेटा, इससे जल्दी आप लोग खुद रिवीजन कर नहीं पाओगे, है ना? इससे जल्दी आप लोग खुद रिवीजन कर नहीं पाओगे, इसलिए ही ये सेशन लगाया है, ठीक है? चलो आ जाओ आ जाइए, चलो चलो आ जाओ यहाँ पे आइए। चले पीरियोडिक टेबल के बारे में चर्चा करते हैं, पीरियोडिक टेबल के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है? सबसे पहले देखिए पीरियोडिक टेबल में जो स्टार्टिंग होती है, पीरियोडिक टेबल में स्टार्टिंग होती है आप लोगों के जो पहले चीजें चलती थी, जैसे डोबर्नियर का ट्रायड चलता था, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स चलता था। ये तो यहाँ पे एक बार फटाक से सुनते हुए चलिए। डोबर्नियर लॉ ऑफ ट्रायड्स क्या था? ही अरेंज्ड एलिमेंट्स इन ग्रुप ऑफ 3, बिल्कुल सही। एटॉमिक मास जो मिडिल एलिमेंट का था वो एवरेज था बाकी दो एलिमेंट्स के, ठीक है? वो बाकी दो एलिमेंट्स के क्या था? एवरेज था। जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इन तीनों को क्या रखा गया? ट्रायड में रखा गया। लेकिन ये भी क्या कर दिया गया बेटा? रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि सारे के सारे नोन एलिमेंट्स वर नॉट ग्रुप्ड इन ट्राइड्स। सारे के सारे नोन एलिमेंट्स को ट्राइड में आप लोग नहीं लगा पाए, तो ये क्या कर दिया गया? रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है? फिर क्या आया बेटा? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ये क्या थे? ये संगीत के शौकीन थे, ये भाई साहब क्या थे? संगीत के शौकीन थे। तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास करा तो एवरी एट्थ एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट विल हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। हर एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या करती गई? रिपीट करती गई, ठीक है? ये किसके शौकीन थे बेटा? संगीत के। सा रे गा मा पा धा नी सा, है ना? तो फर्स्ट और एट्थ जो सुर है वो सेम आया, हाँ, तो इनके हिसाब से फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट भी जो प्रॉपर्टी थी उनकी सेम रहेगी, ठीक है? तो इन्होंने ऐसा कुछ बनाया। अब इन्होंने क्या करा? ये भी ड्रॉबैक हो गया। क्यों? सबसे पहली बात तो ये कैल्शियम तक ही वैलिड था, ठीक है? इन्होंने इनर्ट गैस के बारे में नहीं छोड़ा। हमें पता है ना बेटा, हमें पता है बेटा, इस फ्लोरीन के बाद क्या आता है बेटा? इस फ्लोरीन के बाद क्या आता है बेटा? आपका नियॉन आता है। तो इनर्ट गैसेस तब तक बेटा डिस्कवर नहीं हुई थी, तो इन्होंने इनर्ट गैस की पोजीशन नहीं छोड़ी। एंड हेवियर एलिमेंट्स के लिए भी बेटा ये नहीं चला, हेवियर एलिमेंट्स के लिए भी बेटा ये नहीं चला। सर फिर किसके लिए चला? अब फिर बेटा, अच्छा तो ये रिजेक्ट कर दिया गया, हाँ जी। उसके बाद कौन आया बेटा? लोथर मेयर चाचा है। लोथर सबसे पहला सवाल आपसे क्या पूछेगा? सबसे पहला आपसे सवाल पूछेगा कि लोथर मेयर कर्व किस किस के बीच में होता है। तो ध्यान रखना बेटा, लोथर मेयर कर्व होता है बेटा आपका एटॉमिक वॉल्यूम। देखो यहाँ पे, देखो लिखा हुआ है क्या? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के लिए, ठीक है? ये लोथर मेयर कर्व था। अब यहाँ पे देखिए बेटा, ये जो पीक पोजीशन है किसने ऑक्यूपाई करी? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, जो एल्कली मेटल्स है, एल्कली मेटल्स मतलब ग्रुप 1, उन्होंने क्या करा बेटा? दे ऑक्यूपाई टॉप पोजीशंस, पीक पोजीशंस बेटा उन्होंने ऑक्यूपाई करी। यहाँ पे देखो बेटा, ये गिरती हुई पोजीशन, ये जो गिर रही थी पोजीशन, ये जो गिर रही थी पोजीशन, ये जो गिर रही थी पोजीशन किसने? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो ये कौन है बेटा आपके? ये कौन है बेटा आपके? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन से बेटा? ग्रुप 2। एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन से बेटा आपके? ग्रुप 2। उन्होंने ऑक्यूपाई करी बेटा आपकी डिसेंडिंग पोजीशन। एंड जो हेलोजेंस थे, यहाँ पे देखो ये आपका जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इन्होंने पोजीशन ऑक्यूपाई करी बेटा आपके कौन सी? असेंडिंग पोजीशन। हेलोजन का मतलब क्या हो गया बेटा? ग्रुप 17। इन्होंने ऑक्यूपाई करी बेटा आपकी असेंडिंग पोजीशन है, बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा, ये सारी चीजें क्या कर दी गई? रिजेक्ट होती गई। अच्छा, ये रिजेक्ट क्यों हुआ? लोथर मेयर कर्व बेटा रिजेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि लोथर मेयर कर्व वाज वेरी कॉम्प्लेक्स। लोथर मेयर कर्व क्या था? बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। अब इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स था तो बेटा 118 एलिमेंट, 118 एलिमेंट कहां पे बेटा आप लोग इस कर्व में, इस कर्व में बेटा आप लोग लगाते फिरोगे? नहीं ना। तो इट वाज वेरी कॉम्प्लेक्स, तो इसे क्या कर दिया गया बेटा? इसको रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है? उसके बाद कौन है बेटा? मेंडलीव चाचा है। अब मेंडलीव चाचा सबसे पहले थे जिन्होंने क्या करी? टेबल बनाई। जिन्होंने क्या बोला? जिन्होंने बोला कि भैया ग्रुप होंगे और पीरियड होंगे, लेकिन ये भी बेटा एक ही चीज पे अटके हुए थे, एटॉमिक मास पे। पूरी दुनिया पहले कहां अटकी हुई थी? एटॉमिक मास पे अटकी हुई थी। तो इन्होंने देखो, इनके कुछ मेरिट्स तो थे,
क्या मेरिट्स थे? इन्होंने टेबल बनाई तो चीजें क्या हो गई बेटा? सिंपल हो गई। तो इन्होंने टैब्यूलर फॉर्मेट में आपको टेबल दी, पीरियोडिक टेबल दी, तो ये सिंप्लीफाइड हो गई चीजें, ठीक है। एंड इन्होंने कुछ जगह भी छोड़ी। जगह किस किस की छोड़ी? एक का एल्यूमिनियम। इन्होंने बोला कि यहाँ पे एक एलिमेंट आएगा। भाई साहब दूरदर्शी थे बड़े, है ना, तुम बेटा अपनी कुंडली दिखा सकते थे उनको, है ना, दूरदर्शी, तुम वो बता देते बेटा फिफ्थ में को क्या होने वाला है। हाँ, है ना, पेपर लीक, जो पढ़ाया वही आया। सबसे पहले बेटा मेंडलीव ने कराई है ना, उसके बाद बेटा बाकी सब आए, है ना। सबसे पहले बेटा मेंडलीव ने करा, जो बोला वही हुआ। क्या बोला उन्होंने बोला कि ए का एल्यूमिनियम आएगा, है ना, ए का एल्यूमिनियम आएगा, तो वो बाद में डिस्कवर हुआ गैलियम। ए का सिलिकॉन आएगा, जो बाद में डिस्कवर हुआ बेटा जर्मेनियम, ठीक है। एंड ही करेक्टेड एटॉमिक मास, कुछ एलिमेंट के बेटा इन्होंने एटॉमिक मास भी करेक्ट करे, ठीक है। ठीक है, ड्रॉबैक क्या थे? ड्रॉबैक कहते पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट फिक्स्ड। इनकी जो टेबल थी उसमें हाइड्रोजन बेटा इधर उधर लटक रहा था, इधर उधर बेटा लटक रहा था, तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट फिक्स्ड एंड कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी कुड नॉट एक्सप्लेन, है ना, ये बेटा एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इन्होंने बोला कि ऐसा होता है। फिर बेटा तुम्हारे जैसा कोई अतरंगी इंसान था, उसने बोला कैसे सर, कैसे मेंडलीव भाई कैसे? तो इन्होंने बोला कैसे वैसे तो हमको नहीं पता है, तो इसलिए इनको बोला तो कल आना, है ना, इनको बोला पहले फुर्सत में निकलो कल आना, ठीक है। तो इनकी भी क्या कर दी गई? रिजेक्ट कर दी गई। अब इनकी भी रिजेक्ट कर दी गई, तो फिर बेटा कौन आया? फिर आया बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि बेटा आज की तारीख में आप लोग पढ़ते हो, ठीक है, जैसे हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहला सवाल कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कौन से लॉ पे बेस्ड है? कौन से लॉ पे बेस्ड है बेटा? मूजलेज लॉ पे बेस्ड है, ठीक है। मूजले लॉ क्या है? ये अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसीज ए इंटू जेड माइनस बी, ठीक है, अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसीज ए इंटू जेड माइनस बी, ये आप लोगों का मूजलेज लॉ है। और मूजले चाचा ने सबसे पहले बोला कि क्या तुमने रट लगा रखी है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास को साइड करो, एटॉमिक मास को मारो बेटा लात। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? एटॉमिक नंबर होती है। एटॉमिक नंबर के हिसाब से खेलो, तब आएगा मजा, तब आएगा मजा, ठीक है। फिर निकाली बेटा इन्होंने मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में बेटा कितने ग्रुप? कितने ग्रुप? 18 ग्रुप। कितने पीरियड? 7 पीरियड। कितने ब्लॉक? 4 ब्लॉक। कौन कौन से? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ठीक है। एस ब्लॉक में कौन कौन बेटा? ग्रुप 1 और ग्रुप 2। पी में बेटा 13 to 18, डी में बेटा 3 से लेके 12। एफ ब्लॉक के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इनके क्या है बेटा? ये इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, NS122 एस ब्लॉक, ठीक है। NS2NP126 ये हो गया आपका पी ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा डी ब्लॉक N-1D 1 to 10 NS 0 से 2, और ये हो गया बेटा आपका एफ ब्लॉक, ठीक है, ये हो गया आपका एफ ब्लॉक। ये इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब थोड़े से एफ ब्लॉक के बारे में चर्चा करो। एफ ब्लॉक में बेटा क्या है? 2 सीरीज होती हैं। कौन कौन सी होती है बेटा? एक होती है लेंथेनॉइड सीरीज, एक होती है एक्टिनॉइड सीरीज। लेंथेनॉइड को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? 4F बोलते हैं। एक्टिनॉइड को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? 5F सीरीज बोलते हैं। यहाँ पे देखो बेटा लेंथेनॉइड कहां से कहां तक लाई करते हैं? लेंथेनॉइड लाई करते हैं बेटा 58 to 71, और एक्टिनॉइड कहां से कहां तक लाई करते हैं बेटा? 90 to 103। 90 to 103 कहां से लाई करते हैं बेटा? एक्टिनॉइड तक। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड किसके बेसिस पे रखा गया? ये रख, लेंथेनॉइड सीरीज आई बेटा लेंथेनम के बेसिस पे, एक्टिनॉइड सीरीज आई बेटा एक्टिनियम के बेसिस पे। अब याद रखना बेटा लेंथेनम कहां होता है? Z इक्वल्स टू 57 होता है, एक्टिनियम होता है Z इक्वल्स टू 89। तो इसको ध्यान रखना। यहाँ पे देखो बेटा जो लेंथेनॉइड है ये भी पीरियड 6 में है, ग्रुप 3 में है। जो लेंथेनम है ये भी पीरियड 6 में है, ग्रुप 3 में। हाँ जी सर। जो एक्टिनॉइड्स है ये पीरियड 7 है, ग्रुप 3 है। जो एक्टिनियम है ये भी पीरियड 7 है, ये ग्रुप 3 है। लेकिन याद रखना लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड एफ ब्लॉक में होते हैं। ये कहां होते हैं बेटा? आपके एफ ब्लॉक में है। ये कहां पे बेटा? एफ ब्लॉक में। और यहाँ पे जो आपका लेंथेनम और एक्टिनियम है ये कहां है बेटा? आपका ये आपका डी ब्लॉक में है। ये कहां है बेटा? आपका डी ब्लॉक में। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। उधर ही बेटा अब क्या होते हैं? देखो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है? जिनके पास
इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, ठीक है, जिनके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हो वो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। याद रखना बेटा, जिंक हो गया, कैडमियम हो गया और मरकरी हो गया, इनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते। ये कौन सा ग्रुप है बेटा? दिस इज ग्रुप 12, ठीक है। ये कौन सा ग्रुप है बेटा? ग्रुप 12। ग्रुप 12 को हम लोग दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, उधर ही होते हैं बेटा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन होते हैं? जो एस और पी ब्लॉक को, एस और पी ब्लॉक को जो कंबाइन करके हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ठीक है। अच्छा बेटा, डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप क्या है बेटा? तिरछा रिश्ता है बेटा, ये है ना। ये रिश्ता क्या कहलाता है बेटा? ये रिश्ता तिरछा कहलाता है। तो डायगोनल रिलेशनशिप क्या होती है? जैसे लिथियम कुछ कुछ प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम जैसी दिखाता है, बेरिलियम कुछ कुछ प्रॉपर्टीज बेटा एल्यूमिनियम जैसे दिखाता है। अब ये क्या है? डायगोनल रिलेशनशिप है। इसका बेटा टाका इसके साथ बड़ा है, इसका बेटा टाका इसके साथ बड़ा है। तुम्हारा टाका बेटा किसी के साथ नहीं बड़ा है, लेकिन इनके टाके इनके साथ बड़े हैं, ठीक है। अब यहां पे बेटा इसका रीजन पूछा जाएगा, ठीक है, इसका रीजन पूछा जाएगा। रीजन क्या है बेटा? रीजन क्या है? सिमिलर चार्ज अपॉन साइज रेशियो, है ना। सिमिलर चार्ज अपॉन साइज रेशियो मतलब लिथियम और मैग्नीशियम का अगर मैं चार्ज अपॉन साइज का रेशियो लूं तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, इसलिए ये क्या करते हैं बेटा? सेम, ऑलमोस्ट सेम सी प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। अब यहाँ पे देखो बेटा, निल उन पुन आ गया बेटा, है ना। नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग z ग्रेटर देन 100। अगर z बेटा 100 से ऊपर आ गया तो देखो 0 के लिए हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? निल, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाय, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, एन, ठीक है। एन है, इन नहीं है, एन, ठीक है। सफिक्स क्या लगा देते हैं बेटा? em लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे देखो 105 है तो 1 के लिए क्या आया बेटा? अन, 0 के लिए क्या आया? निल, 5 के लिए क्या आई बेटा? पेंट आ गई, पेंट आ गई बेटा, पेंट आ गई, है ना, पेंट आ गई, ठीक है। 5 के लिए क्या आ गया बेटा? पेंट आ गई, ठीक है। और एंड में क्या आ गया बेटा? em आ गया। एंड में क्या हो गया? em आ गया। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये आपका सिंबल हो जाता है। सिंबल कैसे निकालोगे? सिंबल कैसे निकालोगे? सिंबल आप लोग निकालोगे कुछ नहीं, ये अन है तो अन का क्या ले लो? u ले लो, ठीक है ना। ये निल है, निल का क्या ले लो बेटा? निल का आप लोग ले लो बेटा n ले लो। और पेंट है बेटा तो पेंट की क्या ले लो बेटा? p ले लो। पेंट का क्या ले लो? p ले लो। तो क्या बन गया बेटा? यूएनपी आ गया बेटा। तो ये क्या आ गया आपका? सिंबल आ गया। ये क्या आ गया आपका बेटा? सिंबल आ गया, ठीक है जी, ठीक है जी, हाँ, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखिए बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सबसे खिलाड़ी बेटा यही है, सबसे बड़ा खिलाड़ी बेटा यही है, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इधर सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्क्रीनिंग इफेक्ट, है ना, ये ऑर्डर पता होना चाहिए। एस ऑर्बिटल सबसे अच्छा स्क्रीन करते हैं, उसके बाद पी, फिर डी और फिर एफ। तो डी और एफ क्या है बेटा? नालायक है। देखो चैट सेक्शन में डी एंड एफ क्या है? नालायक है। नालायक मतलब दे हैव पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, दे हैव पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। इनकी जो स्क्रीनिंग है वो क्या है बेटा? बहुत कमजोर है। इनकी स्क्रीनिंग क्या होती है? बहुत कमजोर होती है। Z इफेक्टिव क्या होता है? सिंपली याद रखो, Z इफेक्टिव इज व्हाट? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Z इफेक्टिव क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप एक पीरियड में चलोगे तो Z इफेक्टिव क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। Z इफेक्टिव क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और अगर आप एक ग्रुप में चलोगे तो Z इफेक्टिव क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। Z इफेक्टिव क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, ठीक है। याद रखने वाली बात क्या है? याद रखने वाली बात है ये, याद रखने वाली बात है ये। क्या बोल रहा है? मोर द पॉजिटिव चार्ज मोर इज Z इफेक्टिव। क्या बोल रहा है? मोर द पॉजिटिव चार्ज मोर इज Z इफेक्टिव। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना ही Z इफेक्टिव रहेगा। एंड मोर द नेगेटिव चार्ज लेसर इज Z इफेक्टिव, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज के साथ Z इफेक्टिव बढ़ता है, नेगेटिव चार्ज के साथ Z इफेक्टिव कम होता है। यहां पे चाहो तो लिख दो Z इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है जी। इस चीज को ध्यान रखिएगा, है ना। अब देखो बहुत सारी चीजें होती हैं। अब आपका एटॉमिक रेडियस होता है, आयनाइजेशन एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। एक मैं आपको एक लाइन लिख देता हूं, उसमें बेटा बल्ले बल्ले हो जाएगी। क्या लाइन है सर? क्या लाइन है सर? सारी चीजें बेटा Z इफेक्टिव से कनेक्टेड है। क्या है? यहाँ पे देखो बेटा, जो Z इफेक्टिव है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बस एक से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जो कि है रेडियस, या फिर लिख दो एटॉमिक साइज।
जो कि लिख दो एटॉमिक साइज। बात भी बिल्कुल सही है, अगर एटॉमिक साइज कम होगी इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, न्यूक्लियस ज्यादा खींच रहा है, न्यूक्लियस ज्यादा खींच रहा है, न्यूक्लियस ज्यादा खींच रहा है। बात भी बिल्कुल सही है। तो अगर एटॉमिक साइज कम होएगी इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो जेड इफेक्टिव क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ठीक है, इससे हम लोगों के सारे सवाल हो जाएंगे, इससे हमारे सारे के सारे सवाल हो जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे देखो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, क्या देखोगे, यहाँ पे देखो, जैसे देखो पहले आ जाओ रेडियस पे आ जाओ, है ना, पहले आ जाओ, सबसे पहले आ जाओ बेटा रेडियस। देखो एटॉमिक रेडियस क्या बोल रहा है, एटॉमिक रेडियस क्या बोल रहा है, एटॉमिक रेडियस बोल रहा है जो न्यूक्लियस है और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उनके बीच का डिस्टेंस। देखो क्या बोल रहा है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छे एनसीईआरटी के पॉइंट दे रखे हैं। क्या बोल रहा है भाई साहब, बोल रहे हैं कि इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियस। आप एटॉमिक रेडियस की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ही नहीं सकते हो। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि एटम इज टू स्मॉल। एटम क्या है बेटा, बहुत 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 छोटा है। एटम इज टू स्मॉल एंड एटम डज नॉट हैव वेल डिफाइंड बाउंड्री। एटम की एक एंड की बाउंड्री नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, HUP, यहां लिखो, HUP क्या बोलता था, HUP ये बोलता था कि आप एग्जैक्ट पोजीशन एक इलेक्ट्रॉन की निकाल ही नहीं सकते। तो जब आपको पता ही नहीं है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहां है, आप उसका डिस्टेंस कैसे नापोगे न्यूक्लियस से, तो आप नहीं नाप सकते, तो आप लोग बेटा एटॉमिक रेडियस नहीं निकाल सकते हो। लेकिन फिर भी बेटा इंसान के अंदर क्या है, चुल है, इंसान के अंदर चुल है, तो इंसान ने एटॉमिक रेडियस निकाले, एरर के साथ ही निकाले, लेकिन उसने निकाले जरूर। सबसे पहला कौन सा आया बेटा, कोवलेंट रेडियस। सबसे पहला आया कोवलेंट रेडियस, क्या बोल रहा है, हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स बॉन्डेड बाय कोवलेंट बॉन्ड। मतलब जैसे कोवलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग हो रही है, इसका न्यूक्लियस लो, इसका न्यूक्लियस लो, उन दोनों का डिस्टेंस सपोज करो d ले लिया, तो मैंने क्या कर दिया d/2, मैंने क्या कर दिया d/2, तो ये हो गया कोवलेंट रेडियस। ठीक है, अब देखो बेटा मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस क्या हो गया, यहाँ पे क्या होने चाहिए, मेटालिक बॉन्ड होने चाहिए। अगेन सेम फंडा, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, उसने क्या कर दिया d/2, तो ये क्या हो गया मेटालिक रेडियस। फिर क्या है बेटा वेंडर वॉल रेडियस। अब समझना वेंडर वॉल रेडियस में आप लोग क्या क्या करते हो, आप लोग करते हो बेटा टू नियरेस्ट मॉलिक्यूल्स लेते हो। सबसे पहले देखो क्या लेते हो, दो नियरेस्ट मॉलिक्यूल्स लेते हो नॉन बॉन्डेड स्टेट में। जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, दोनों के बीच में बॉन्ड है क्या, नहीं है, दोनों के बीच में देखो हवा लगा दी अपन ने, इसका न्यूक्लियस लिया, इसका न्यूक्लियस लिया, दोनों के बीच का डिस्टेंस लिया d और क्या कर दिया d/2। याद रखना कोवलेंट है, मेटालिक है, वेंडरवॉल है, सबसे बड़े कौन से होता है बेटा, सबसे बड़ा वेंडरवॉल होता है। फिर मेटालिक और कोवलेंट रेडियस आपका सबसे छोटा होता है। और वेंडरवॉल रेडियस आप लोग कहां मेजर करते हो, वेंडरवॉल रेडियस आप लोग मेजर करते हो गैसेस में, आप लोग मेजर करते हो बेटा इनर्ट गैसेस में, आप लोग मेजर करते हो बेटा कहां, इनर्ट गैसेस में। वेंडरवॉल रेडियस इज डिफाइंड फॉर इनर्ट गैसेस या फिर नोबल गैसेस। ठीक है, अब देखिए बेटा हमको पता है लेफ्ट टू राइट जब मैं चलता हूं तो क्या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, along a period effective nuclear charge increases, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा, तो रेडियस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। टॉप टू बॉटम अगर बेटा आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज कर रहा है तो रेडियस क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बात बिल्कुल सही है सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बात बिल्कुल सही है सर। ठीक है, अब यहां पे देखिए बेटा, अब यहां पे देखो, अब आ जाओ बेटा आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, सत्य बात है, एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। हमेशा इट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, कभी भी बेटा नेगेटिव नहीं होती है। डेल्टा एच आयनाइजेशन एनर्जी का क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव आता है। जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इट इज आयनाइजेशन एनर्जी 1, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आयनाइजेशन एनर्जी 2, जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इट इज आयनाइजेशन एनर्जी 3। याद रखना आयनाइजेशन एनर्जी एक 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 करके क्या करती है, इंक्रीज करती है, एक एक करके क्या करती है, इंक्रीज। मतलब 1 सबसे छोटी होती है, फिर 2, फिर 3, 4 हो गई, तो 4 बेटा इससे भी बड़ी रहेगी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज करती है। अब
आयनाइजेशन एनर्जी और जेड इफेक्टिव क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अलोंग अ पीरियड जेड इफेक्टिव क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज। डाउन द ग्रुप जेड इफेक्टिव क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा ग्रुप 13 में बेटा किस तरीके से निकालोगे आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर, डब्ल्यू से। मैं लिख देता हूं बेटा, डब्ल्यू वाली ट्रिक लगानी है। आयनाइजेशन एनर्जी का कैसे निकालोगे बेटा, डब्ल्यू वाली ट्रिक लगानी है। और ग्रुप 14 में कुछ नहीं, यहाँ पे जो लास्ट के दो एलिमेंट है वो अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर रहे हैं। लास्ट के दो एलिमेंट अपनी पोजीशन क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, बाकी ऑर्डर सेम है, बाकी ऑर्डर सेम है। ठीक है, कार्बन की सबसे ज्यादा, देन सिलिकॉन, देन जर्मेनियम, और टिन और लेड अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो, अब यहां पे आपको केवल और केवल आयनाइजेशन एनर्जी 1 का ऑर्डर पता होना चाहिए। आयनाइजेशन एनर्जी 2 का ऑर्डर लिखा हुआ है लेकिन उसको छोड़ो, आयनाइजेशन एनर्जी 1 का ऑर्डर आप लोगों को पता होना चाहिए। यहां पे दो एक्सेप्शन आते हैं, क्या आते हैं, एक तो बोरॉन और बेरिलियम अपनी पोजीशन एक्सचेंज करते हैं, बोरॉन और बेरिलियम अपनी पोजीशन एक्सचेंज करते हैं। ठीक है जी, यहां पे क्यों होता है, क्योंकि बेरिलियम का क्या होता है, फुली फिल्ड ऑर्बिटल, फुली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं किसके, बेरिलियम के। एक एक्सेप्शन यहां आता है, सही बात है, एक एक्सेप्शन आता है जहां पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अपनी पोजीशन एक्सचेंज करते हैं। अब ये एक्सेप्शन क्यों आता है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या होता है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल किसके होते हैं बेटा, नाइट्रोजन के होते हैं, तो इसलिए ये एक्सेप्शन आता है। यही एक्सेप्शन है, दो एक्सेप्शन। ठीक है जी, ठीक है सर। अब यहां आ जाओ, अब यहां पे देखिए बेटा, अब यहां पे आप लोग सबसे पहले लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब देखो, आयनाइजेशन एनर्जी होती है जब आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होता है। सपोज करो आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, अगर आपने पहला इलेक्ट्रॉन डाला तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1, आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन डाला तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2। अब सुनना ध्यान से, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैन बी एंडोथर्मिक एज वेल एज एक्सोथर्मिक, एज वेल एज एक्सोथर्मिक। एंडो भी हो सकता है, एक्सो भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती है। यहां देखो, यहां देखो क्या बोल रहा है, यहां देखो क्या बोल रहा है, इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस, मतलब 95% केसेस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 क्या होती है, नेगेटिव होती है। नेगेटिव का मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक। नेगेटिव का मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक, हीट एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन कुछ ऐसे 5% केसेस हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 इज पॉजिटिव। कौन कौन से, बेरिलियम, नाइट्रोजन, नोबल गैसेस। अब यहां पे क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि इनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते, और अगर इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 क्या आती है, पॉजिटिव आती है। ठीक है, लेकिन यहां पे देखो क्या बोल रहा है, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 3, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 4, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज आर ऑलवेज पॉजिटिव, आर ऑलवेज पॉजिटिव। हमेशा की बात कर रहे हैं, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ठीक है जी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब यहां पे देखो बेटा, अगेन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। अलोंग अ पीरियड जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगी। अलोंग अ ग्रुप जेड इफेक्टिव कम होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगी। अब यहां देखो ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन भी लिखे हुए हैं। ग्रुप 16 डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो कम होनी चाहिए थी, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए थी, ऑक्सीजन की, लेकिन ऑक्सीजन की सबसे कम है। ग्रुप 17 डाउन द ग्रुप जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी डिक्रीज करती है, तो सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए थी, फ्लोरीन की, लेकिन फ्लोरीन क्या आ गया, सेकंड नंबर पे आ गया। इसका रीजन पूछेगा आपसे बेटा, 2024 का नीट का एग्जामिनेशन, नीट का सवाल बता रहा हूं बेटा मैं। रीजन पूछेगा कि इसकी इतनी कम क्यों गई, ऑक्सीजन के सबसे कम क्यों गई, फ्लोरीन की कम क्यों गई। रीजन क्या है, रीजन इज स्मॉल साइज। ऑक्सीजन और फ्लोरीन की क्या है, स्मॉल साइज है। तो स्मॉल साइज से क्या होता है बेटा, स्मॉल साइज से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आ जाते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आ जाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या हो जाती है, कम। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे देख लो बेटा, जो एटॉमिक साइज है उसमें भी एक्सेप्शन है, क्या है, डाउन द ग्रुप साइज क्या करती थी, इंक्रीज। तो बोरॉन, उसके बाद कौन आना चाहिए था, एल्यूमिनियम आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एल्यूमिनियम और गैलियम अपनी पोजीशन एक्सचेंज करते हैं ड्यू टू डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। और यहाँ पे देखो बेटा, ये आपके सेकेंड पीरियड के एलिमेंट लिए हैं, ये कहां के लिए बेटा, आपके सेकेंड पीरियड के एलिमेंट लिए हैं। तो देखो
आपका लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज, तो लिथियम की सबसे बड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन होती किसकी है, नियॉन की सबसे बड़ी। नियॉन की तो सबसे छोटी होनी चाहिए थी, क्योंकि नियॉन तो सबसे एंड में, ग्रुप 18 में, लेकिन नियॉन की क्या है, सबसे बड़ी है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप लोग मेजर करते हो वैन डर वाल रेडियस, और मैंने आपको बताया कि वैन डर वाल रेडियस क्या रहता है बेटा, सबसे बड़ा रहता है। इसलिए आपके जो नोबल गैसेस हैं वो अपने रिस्पेक्टिव पीरियड्स में सबसे बड़े होते हैं, सबसे बड़े होते हैं। ठीक है जी, 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 ठीक है जी। अब आ जाओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ नहीं है, खींचने की टेंडेंसी है ना, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें ये चीज देख लो बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, अलोंग अ पीरियड जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, डाउन द ग्रुप जेड इफेक्टिव कम होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी। ठीक है, पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन और क्लोरीन की क्या रहती है, बराबर रहती है। ठीक है, यहां देखिए बेटा, ये चीज देखो बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है बेटा, 2-3 स्केलें दे रखी हैं, क्या दे रखी है, दे रखी है बेटा मुलिकन स्केल, है ना। मुलिकन स्केल क्या होती है बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है। और एक होती है पॉलिंग, पॉलिंग कैसे निकालते हो, मुलिकन वाले की डिवाइडेड बाय 2.8। ठीक है, तो जब आप डिवाइड करते हो 2.8 तो ये बन जाता है 5.6। अब कुछ नहीं, यहाँ पे कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो बहुत ज्यादा कोई खास बात है नहीं। क्या है वैल्यू, 5.6 है कांस्टेंट जब आपका यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, 540 है यूनिट जब आपका कांस्टेंट जब यूनिट है किलो जूल पर मोल, और 130 बेटा कांस्टेंट है जब आपका किलो कैलोरी पर मोल है, किलो कैलोरी पर मोल है। ठीक है, तो ये है आपकी पॉलिंग स्केल, ये है आपकी पॉलिंग स्केल। ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा, ये चीज तो हमें पता है बेटा, ये चीज हमें पता है। अब सुन लो ध्यान से, नेचर ऑफ ऑक्साइड सुन लीजिए। अगर कहीं पे भी बेटा आपका नॉन मेटल है तो उसके ऑक्साइड जनरली क्या रहते हैं बेटा, आपके एसिडिक रहते हैं, जैसे SO2, SO3, P4O6, P4O10, CO2। ठीक है, और अगर मेटल है तो मेटल होना चाहिए हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में, मेटल होना चाहिए बेटा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में, मेटल होना चाहिए बेटा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में। जैसे देखो Mn2O7+7, CrO3+6, वेनेडियम ऑक्साइड +5। तो अगर मेटल का हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो भी एसिडिक ऑक्साइड रहेगा। नॉर्मल वाले जो मेटल हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये क्या है, बेसिक रहते हैं। एम्फोटेरिक की बेटा लिस्ट है, याद रखिएगा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, जो एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, ध्यान रखना। बेरिलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, टिन हो गया बेटा, लेड हो गया और जिंक हो गया। और न्यूट्रल ऑक्साइड पूरे पीरियोडिक टेबल में बेटा 4 न्यूट्रल ऑक्साइड हैं। कौन कौन से, N2O, NO, H2O एंड CO। 4 आपके क्या हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड है, 4 आपके क्या हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड है। ठीक है, चलो यहां आ जाओ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है हायर द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, जितनी ज्यादा परसेंटेज बेटा ऑक्सीजन की रहेगी, मोर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ, उतनी ही ज्यादा क्या रहेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ। याद रखिएगा इस चीज को, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, जितनी ज्यादा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है,